एमपैट 2023 की 29/10/2023 की शिफ्ट सेकेंड के पेपर लाए हैं। इससे पहले मैंने 2023 की 3 शिफ्ट के पेपर ऑलरेडी बना रखे, ना देखे हो तो देख लेना। वहीं 2021 की 2 शिफ्ट और 2022 की चारों शिफ्ट के पेपर बना रखे हैं। इस तरह से हमारे पास 4 शिफ्ट के ये, 3 शिफ्ट के ये, 2 शिफ्ट की एक के, यानी कि 4 4 दूनी 8 और 9 10 है। 10 शिफ्ट के ऑलरेडी पेपर करा रहे थे, जितने भी अभी तक हुए हैं सारे PYQ ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। ठीक है, हम इस पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट हमारा इंग्लिश का है कि फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें इस फिल जो ब्लैंक है इसको फिल करना है, मतलब जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी उसके साथ। क्वेश्चन है कि आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवॉइड डैश फीलिंग। ऑप्शन ए है बाई, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है ऑफ। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ फीलिंग। ठीक है, व्याख्या भी है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रीपोजिशन विकल्प डी होगा। डिवॉइड ऑफ का अर्थ होता है रहित होना या फिर ना होना, खाली होना। डिवॉइड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है, मतलब करेक्ट सेंटेंस है कि आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट है कि गिव सिनोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइंड वर्ड दिया गया इसको हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम मतलब समानार्थी, पर्यायवाची। हमारा क्वेश्चन है कि ही सेड देयर डिस्पैरेगिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। ऑप्शन ए है प्राइजिंग, ऑप्शन बी है क्रिटिसाइजिंग, ऑप्शन सी है लेक्चरिंग, ऑप्शन है बेलेटलिंग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, ही सेड देयर डिस्पैरेगिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। डिस्पैरेगिंग का मतलब समानार्थी पर्यायवाची होता है क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, व्याख्या भी है कि उपयुक्त वाक्य के रेखांकन शब्द डिस्पैरेगिंग अपमानजनक का सिनोनियम होगा क्रिटिसाइजिंग, यानी कि आलोचना करना। वहीं प्रेजिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, लेक्चरिंग का मतलब होता है भाषण देना। वेल्टिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का महत्व घटाना, तुच्छ छोटा समझना। नेक्स्ट हमारा है कि गिव वन वर्ड फॉर, यानी कि हमें वन वर्ड बताना है इसके लिए कि द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन ए है स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है सिटीजन, ऑप्शन डी है एबोरिजिन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्याख्या है कि दिए गए वाक्य द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री के लिए वन वर्ड होगा अबोरिजिन्स, यानी कि आदिवासी, मूल निवासी। वही इसका मतलब अजनबी होता है। एलियंस का मतलब दूसरे ग्रह के प्राणी होता है एलियंस, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। हमारा पैराग्राफ है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली बिकम्स एन अडल्ट व्हेन दे टर्न 18 years old. At 18, US citizens can vote. They can also serve in the military and go fight in wars for the country. And 18 years old can also buy cigarettes and other tobacco products, but 18 years olds cannot buy alcoholic beverages. People in the USA need to wait until they are 21 to be able to do that. At the age of 18, people can legally live on their own work and get married. However, turning 18 does not mean everyone is ready to take an adult responsibilities. At the age of 18, most people are just graduating from high school. Many will go to college. Some people choose to go to college far from their homes and live in dormitories. Other pick a college close to home. Save money. Legally, a parent does not have a provide for their child when the child turns 18. क्वेश्चन है कि which is correct from the following with reference to USA। हो जाएगा ऑप्शन डी कि children may live with their parents even after 18। व्याख्या है कि उपरोक्त पैसेज के अनुसार विकल्प डी 18 वर्ष के बाद भी बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 ईयर्स के बारे में सत्य है, जो कि पैसेज की इन पंक्तियों अदर्स का कॉलेज क्लोज टू होम एंड स्टे विद देयर पेरेंट्स टू सेव मनी से स्पष्ट है। नेक्स्ट है इनमें से व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। ऑप्शन 18, 16, 19 की 17, तो वो 18 नहीं 18 वर्ष है मिलिट्री को ज्वाइन करने की।
व्याख्या है कि यूएस में सेना में शामिल करने की न्यूनतम एज 18 साल है। जो पैसेज की इन पंक्तियों आफ्टर टर्निंग 18 ईयर्स ओल्ड दे कैन सर्व द मिलिट्री एंड गो फाइट इन वार्स फॉर द कंट्री से स्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्लॉक से लिया गया है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे समय बताएगी तो वास्तविक समय क्या होगा? ऑप्शन ए है 12:47, ऑप्शन बी है 12:45, ऑप्शन सी है 12:46, ऑप्शन डी है 12:48। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12:48, 48 मिनट पास्ट 12। यानी कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ेगी। तो दूसरे दिन घड़ी में दोपहर में 1 बजेंगे तो उस समय वास्तविक समय 12:48 होगा। ठीक है। व्याख्या भी है कि सुबह 8 बजे से अगले दिन दोपहर 1 बजे तक का समय 29 घंटे, घड़ी का 24 घंटे 10 मिनट पर सही समय 24 घंटे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा इसमें से वर्ड होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा अंतिम से दूसरा वर्ड होगा डिक्शनरी के अनुसार। हमारी व्याख्या है कि प्रश्नानुसार डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करने पर हमारे इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आएंगे और अंतिम से दूसरा जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें पे। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, व्याख्या भी है कि हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। इस तरह से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने कबूतर हैं पंक्ति में। नेक्स्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसको इस तरह से लिखा गया, तो इसको बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिकोड करने पर इसका ऑप्शन सी सही बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लग रहा है? इसमें हमारा -7 -3 -7 -7 फिर -3 -7 -3 और -7 -3 और -7 इस तरह से ये लग रहा है। ठीक है, जैसा फर्स्ट का थर्ड के साथ है उसका सेकेंड का वैसे ही होगा फोर्थ के साथ रिलेशनशिप। नेक्स्ट में कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन और कारण को हमें पढ़ना है और हमें आंसर देने हैं। हमारा स्टेटमेंट है कि सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। सेकेंड है कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया। और थर्ड है कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड किसी सामान्य कारण इसमें से हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड किसी सामान्य कारण के क्या हो सकते हैं? प्रभाव हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। व्याख्या भी है कि कथन 1 शिक्षा से संबंधित सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा निर्णय है जिसमें सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक ही जो है वो एग्जाम स्टार्ट कर रही है। सेकेंड है कि राज्य सरकार जो है वो अन्य राज्यों के छात्रों को अपने मेडिकल कॉलेजों में आवेदन करने से क्या कर रही है? रोक रही है। यानी कि दोनों कथनों से स्पष्ट है कि दोनों कार्य सीधे तौर पर एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने बल्कि बड़ी नीति परिवर्तन का परिणाम है। इसलिए फर्स्ट और सेकेंड किसी सामान्य कारण के क्या है? प्रभाव। नेक्स्ट एक ही है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्वोध परीक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया? तो वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, मासी विकसित किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमराइट्स। वहीं ये भी रिसेंटली ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का नया सदस्य UAE भी बना है। और अब वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश बने और 10वां इसका इंडोनेशिया है। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, UAE, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया 10 देश सदस्य हैं। ब्रिक्स की 2025 में बैठक ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में हुई है। वही जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य अपनी बाउंड्री टच करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देश ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो वो पेरू ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को मिला था। नेक्स्ट है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। तोरण किला था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम तोरण किला है जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट भी कहते हैं। ये भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सी पहाड़ी लोकप्रिय है और कौन से लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम है, तो वो तोरणा किला है जिसे क्या कहते हैं, दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ होती है, पश्चिमी घाट भी इसे कहते हैं। एक कहाँ है, ये तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है जो भारत के किस राज्य उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, मणिपुर की इम्फाल और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। व्याख्या भी है कि उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। यह हवाई अड्डा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह को घोषित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी करेंसी है डॉलर। यहाँ की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। इसके 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज होती है और अमेरिका से ही भारत ने मूल अधिकार लिए हैं जो भाग 3 में हैं। पहले ये 7 थे, वर्तमान में ये 6 हैं। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। इसको 300 काम में डाल दिया है विधिक अधिकार बनाकर। व्याख्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने राज्य के भीतर जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को पहचानने और जश्न मनाने के लिए आधिकारिक तौर पर 2003 में अक्टूबर महीने को जो है वो हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक शक्त रोबोटिक अंडरसी वाटरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है। आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, से कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। व्याख्या है कि घोस्ट शार्क नामक श्वेत रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन का डिजाइन और निर्माण ऑस्ट्रेलिया ने किया। ये 36 फुट लंबी एक रोबोट मरीन है। नेक्स्ट है कि घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, सेकंड है गोवा, थर्ड है पुडुचेरी, फोर्थ है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं और भारत का हृदय भी कहते हैं क्योंकि भारत के बीचों बीच में स्थित है।
वही पुडुचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा की कैपिटल है पणजी, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। व्याख्या भी है कि घोड़े की नाल के आकार की जो पातालकोट घाटी है उसका रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में है स्थित। जो घने जंगलों के लिए और पहाड़ों के सुंदर और मनमोहक दृश्य जो है वो क्या करता है, प्रस्तुत। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदारी पार्टनर बना था। ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1995। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदारी पार्टनर बना था। व्याख्या भी है कि भारत ने 1992 में एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी सेक्टरल डायलॉग पार्टनर सजीव स्तर की बातचीत के रूप में और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार डायलॉग पार्टनर के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदारी बना। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों के द्वारा ही आसियान घोषणा पर बेकांग घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुए थे। उसका सचिवालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट है कि तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है। ऑप्शन ए है 5 लाख, सेकेंड है 15 लाख, थर्ड है 20 लाख, फोर्थ है 10 लाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 लाख है। नेक्स्ट है कि नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है कामंदक, ऑप्शन बी है वीरसेन, थर्ड है विष्णुगुप्त, फोर है श्रीहर्ष। इजी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामंदक। नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है ये लिखा गया था कामंदक के द्वारा। ठीक है। व्याख्या भी है कि नीतिसार या कामांदकी का नीतिसार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के जो शिष्य हैं कामंदक उनके द्वारा लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाते हैं। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दिवस थी लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। नेक्स्ट तो राजधानी दे रखी है मिलानी है जैसे कि जम्बिया, क्यूबा, रवांडा, बहरीन, हवाना, मनामा, लुसाका, किंगाली। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। कैसे, फर्स्ट का जो होगा वो थर्ड होगा यानी कि जम्बिया की है लुसाका, सेकेंड का फर्स्ट यानी क्यूबा का हवाना, थर्ड का फोर्थ यानी कि रवांडा की किंगाली और फोर्थ का टू यानी कि बहरीन की मनामा। ऐसे ये कैपिटल हैं। व्याख्या भी है कि जम्बिया की जो है वो लुसाका है, क्यूबा की हवाना है, रवांडा की किंगाली है और बहरीन की मनामा है। बहरीन की क्या है मनामा, रवांडा की क्या है किंगाली, क्यूबा की क्या है हवाना और जम्बिया की क्या है लुसाका है। ठीक है। नेक्स्ट है कि झोटी, चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। ये भारत के कौन से राज्य की हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड है केरल, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। झोटी, चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है और ये भारत के उड़ीसा राज्य की कला है। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, केरल की तिरुवनंतपुरम, छत्तीसगढ़ की रायपुर, तमिलनाडु की चेन्नई। और उड़ीसा में ही भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर स्थित है जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। व्याख्या है कि झोटी, चिता और मुर्जा ये फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की क्या है कला, जो भारत के कौन से राज्य में स्थित है उड़ीसा से। उड़ीसा में मार्गशीरा फसल के मौसम के महीने में महिलाएं देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान मिट्टी की जो दीवारें और फर्श थी उन पर सफ़ेद चावल के पेस्ट या फिर पीठों पर भित्ति चित्रों से सजाती थी। इन्हें ही झोटी या फिर चिता कहते थे। जबकि मुर्जा ये विभिन्न रंगों के पाउडर से फर्श पर चित्रित किए जाने वाली क्या है कला। नेक्स्ट है कि भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ। जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को हम किस नाम से जानते हैं।
ऑप्शन ए है योजना और वास्तुकला स्कूल। ऑप्शन बी है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। थर्ड है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। फोर्थ है रमन अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। व्याख्या भी है कि भारतीय खगोल भौतिक संस्थान की उत्पत्ति मद्रास वेधशाला से मानी जाती है। 1786 में शुरू हुई थी। इस वेधशाला को 1899 में कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थानांतरित किया गया। इसका नाम बदलकर कोडाईकनाल वेधशाला कर दिया गया है। पूर्ण सौर और तारकीय वेधशाला है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। पहला है स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि। थर्ड है कोझिकोड कॉरपोरेशन ईएमएस स्टेडियम कोझिकोड। फोर्थ है महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। व्याख्या भी है कि भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित स्पोर्ट्स हब है। इसे पहले त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट हमें गद्यांश पढ़ना है और आंसर देने हैं। गद्यांश है कि मेरा एक मित्र है, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वे इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक है। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि व्यवस्था में मुझसे बढ़ छोटे हैं तथापि मुझसे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में ये एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो छोटा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सेना में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ में और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कम वक्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसकी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हुआ। अगर अब हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता है तो भी मुझे कौन पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरांत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम? तुम तो ना 3 में ना 13 में और बड़ी राहत मिली सिद्धार्थ बोध से। फर्स्ट क्वेश्चन है ना 3 में ना 13 में, इस मुहावरे का कौन सा सटीक है? फर्स्ट है कि धोखे में रहना। सेकंड है बहुत ही महत्वपूर्ण होना। थर्ड है धैर्यपूर्वक सोचना। फोर्थ है किसी भी गिनती में ना होना। तो ना 3 में और ना ही 13 में, यानी कि किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ना 3 में और ना ही 13 में, यानी कि किसी भी गिनती में ना आना। मुहावरा हम उस पदबंध या फिर वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर विलक्षण या फिर कैसा होता है, लाक्षणिक। जैसे पानी फेर देना, यानी कि पानी फेर देना, किसी भी चीज़ में काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है कि भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है निंदा और तिरस्कार। सेकंड है अपमान। थर्ड है चुगली। फोर्थ है विरोध। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए निंदा और तिरस्कार। भर्त्सना से तात्पर्य होता है किसी की निंदा करना या फिर उसका तिरस्कार करना। व्याख्या भी है कि भर्त्सना का तात्पर्य निंदा और तिरस्कार करना है। नेक्स्ट है कि लेखक की परेशानी का क्या कारण था? ऑप्शन ए है कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। सेकंड है कि लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए वे भी कुछ नहीं कर रहा है। थर्ड है कि लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं। फोर्थ है कि भविष्य विकट असहिष्णु है और भविष्य की कोई सीमा नहीं होती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। ये लेखक के परेशानी का कारण था।
व्याख्या है कि लेखक की परेशानी का कारण था कि लेखक और उनके जैसे जो साहित्यकार हैं उनको भविष्य कभी नहीं करेगा क्षमा, जैसे भीष्म को अभी तक नहीं किया गया क्षमा। नेक्स्ट है कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। फर्स्ट है कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का जो भयंकर अपमान हुआ था उसको देखकर भी चुप रहे थे, यानी कि मौन धारण किया था, कुछ कहा नहीं था। सेकंड है क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लड़ा था। थर्ड है कि भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास था। और फोर्थ है कि भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य में कोई क्षमा नहीं किया। तो ये सब तो रीज़न नहीं है। हमारा सबसे अच्छा रीज़न ऑप्शन ए है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का इतना भयंकर अपमान देखा था, फिर भी वो मौन धारण किए रहे थे और इसके लिए आज भी भीष्म को क्षमा नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए भीष्म पितामह को अभी तक क्षमा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली। ऑप्शन ए है कि लेखक के अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। सेकंड है लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। थर्ड है कि लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और वे लेखक का सम्मान करते थे। फोर्थ है लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत सारे लोग आगे थे और ज्ञान गुण से भरे थे, इसीलिए भविष्य नामक जो महादुरंत जंतु है उससे उन्हें डरना चाहिए नहीं। तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही होगा। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत सारे लोग आगे थे, इसीलिए वो उन्हें डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि मैं फिर से एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़कर हमें आंसर देना है। गद्यांश से कि राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता और विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्तें देश को प्राथमिकता, भले ही हमें सबको मिटाना पड़े, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सीमाओं की बाधाओं को भूलकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ, रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत, तीसरा व्यक्ति उनसे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है, तो कहीं धर्म या फिर क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने एह में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध और गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना जो सहयोग है वो क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ये हमारा गद्यांश था और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत ये क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई हैं। फर्स्ट है कि संज्ञा, विशेषण और विशेषण। थर्ड है कि विशेषण, संज्ञा और संज्ञा। थर्ड है कि संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा। फोर्थ है कि संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत ये क्रमशः संज्ञा, विशेषण और संज्ञा हैं।
व्याख्या भी है कि राष्ट्र जो है सांस्कृतिक जो है और विरासत है, इसमें संज्ञा विशेषण और संज्ञा ये व्याकरण इकाई है। संज्ञा मुस्बिकाई शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का होता है बोध, जैसे कि भारत, रामचरितमानस, राष्ट्र और विरासत। वहीं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि। नेक्स्ट है कि अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। ऑप्शन ए है अयाद, ऑप्शन बी है पूर्व रूप, थर्ड है विसर्ग, फोर्थ है हल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अंतर विरोध में जो है वो विसर्ग संधि है। व्याख्या भी है कि अंतर विरोध शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि होती क्या है? विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि, जैसे कि अंतः प्लस विरोध, अंतः विरोध। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। तो ऑप्शन ए है कि जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखकर सोचता है। सेकंड है कि जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण उनको वोट देता है। थर्ड है कि जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। और फोर्थ है कि जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे जो है वो करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल इन सबको प्रमुख मानने लगता है तो व्यक्ति की दृष्टि जो है वो संकुचित हो जाती है। तो व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित होती है? व्यक्ति की दृष्टि तब संकुचित होती है जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को मानने लगता है प्रमुख। ठीक है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? पहला है कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। सेकेंड, हम अपनी जाति, संप्रदाय और बिरादरी के उत्थान का ध्यान रखते हुए मतदान करें। थर्ड है कि सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं इसलिए किसी को भी वोट ना दें। फोर्थ है कि हम नेताओं के भाषणों को बिल्कुल भी ना सुने और अपने इच्छानुसार किसी को भी नेता को वोट दें। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म, जाति, भाषा आदि के जो तुच्छ मतभेद हैं उन्हें भुला दें और एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति हो उसे ही वोट दें। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि एक जागरूक नेता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि धर्म, जाति, भाषा इनके मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग्य यानी कि जो योग्य है, कर्मठ है, देश के लिए तत्पर है नेता को वोट दें। नेक्स्ट है कि देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है। पहला है कि लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे और स्थानीय लोग उन आंदोलनकारियों को अपना नेता मानने लगेंगे। सेकेंड है देश के अंदर स्थिरता पैदा होगी और आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। थर्ड है कि आपसी घृणा और पैदा कर देने से राजनेता दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। फोर्थ है कि आंदोलनों से सरकार आंदोलनकारियों की बात सुन पाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बढ़ाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमें एक लाइन चार्ट दे रखा है, उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ठीक है। ये हमारा लाइन फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 86 सेकेंड यानी कि 86 सेकेंड। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया कितना समय होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.78 सेकेंड। ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91.82 सेकेंड। नेक्स्ट है कि ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए और ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी याद करनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 529.2 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारी व्याख्या इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है यात्रा कर रही हैं। दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पहुंची तो ज्ञात करना है कि सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.96 घंटे।
ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नया हमें फिर से पाई चार्ट दे रखा है, 20 नंबर का टोटल ये हमसे पूछता है, 2 पाई चार्ट और 2 तालिका वगैरह से। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानिक योग करोड़ों में क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48.75। व्याख्या है किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है मिलियन में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80.96 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितनी प्रतिशत कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 से 11/48। इस तरह से हम इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर। यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 मिलियन। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमें चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को देखना है और इसके आधार पर आंसर देने हैं। फर्स्ट है कि दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये है और दुकान सेकेंड और थर्ड में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है, तो दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.98% है। कि पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर हैं। और यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 मिलियन। ठीक है, ये हमारा इस तरह से सॉल्व किया जाएगा तो 500 मिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इस तालिका को पढ़ना है, इस तालिका के आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है कि दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.98%। व्याख्या है कि हमको इस तरह से सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 576 पॉइंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 580.5। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट है कि दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 है, तो पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1600। व्याख्या है कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय 220 है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 230 रुपये। नेक्स्ट है अकबरनामा का डेस खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है तीसरा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरा। अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसकी साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं आईने अकबरी।
अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। ये भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रस्तुत करता है। तो अकबरनामा का तीसरा खंड किससे है? अकबर के प्रशासन से, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से है रिलेटेड, जिसे हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना की है? उसने की है अकबरनामा ग्रंथ की रचना। ये भारत में रहने वाले लोगों की जो परंपराएं और संस्कृति हैं उनके बारे में भी देता है विवरण। तो अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और इसकी सेना, राज्यसभा और इसके साम्राज्य के भूगोल से कौन सा खंड संबंधित है? तीसरा। नेक्स्ट है कि भंडार में स्थित हड़प्पा स्थल भी हाकारा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की वसावट की विशेषता है। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, सेकेंड है कालीबंगन, थर्ड है रोपर, फोर्थ है धोलावीरा। सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। व्याख्या भी है कि भारत में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल में हाकारा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की वसावट की क्या है? विशेषता। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रोफेसर सिंधे ने राखीगढ़ी से जुड़े शोध में अहम भूमिका निभाई है। तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी भारत में स्थित है। हड़प्पा स्थल का है, हाकारा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है और इससे जुड़े शोध में किसने भूमिका निभाई है? प्रोफेसर सिंधे ने। नेक्स्ट है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, थर्ड है डुंगेश्वरी गुफा, फोर्थ है कुशीनगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक जो था वो डुंगेश्वरी गुफा स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। कहाँ ध्यान किया था? डुंगेश्वरी गुफा में पवित्रता पूर्वक ज्ञान किसने? गौतम सिद्धार्थ ने। व्याख्या भी है कि बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल लगभग 6 साल तक तपस्या की थी और यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था और बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध धर्म में क्या माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने कई साल तक यानी लगभग कितने साल तक? 6 वर्षों तक कहाँ पर तपस्या की थी? डुंगेश्वरी गुफा में, ठीक है। और यहीं पर कौन सी महिला ने उन्हें जलपान कराया था? सुजाता नाम की। यहीं से बुद्ध को यह मध्यम मार्ग का विज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, सेकेंड है थानेश्वर, थर्ड है वैशाली, फोर्थ है मगध। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी थानेश्वर। हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक है। कौन सी थी? थानेश्वर। व्याख्या भी है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जानते थे। तो किसकी मृत्यु के बाद? इनके भाई थे राज्यवर्धन, उनकी मृत्यु के बाद कब 606 ईस्वी में कहाँ बैठा था? गद्दी पर बैठा था। और कब तक जो थी वो थानेश्वर इसकी राजधानी रही थी? 16 वर्ष तक, ठीक है। बाद में इसने किससे पराजित किया? शशांक को, और कन्नौज पर कर लिया अधिकार और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। और हर्ष को किस नाम से जानते हैं? हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वे शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, सेकेंड है लद्दाख, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मणिपुर। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें मोइरांग में INA ध्वज फहराया था और अब ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ की कैपिटल है सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। भी है कि 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शोकल मलिक की कमान के तहत INA की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की और जीत को चिन्हित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
कहाँ फहराया था? मोइरांग में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मोइरांग कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है। कब फहराया था? 14 अप्रैल 1944 में कर्नल सोकाल मलिक की कमान के तहत IN-21 सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन ए है नेत्रावती नदी, ऑप्शन बी है गौतमी नदी, थर्ड है कालिंदी नदी, फोर्थ है पोत्रेयार नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्रावती नदी। कौन सी नदी को हम ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानते हैं? तो हम जानते हैं नेत्रावती नदी को बंटवाल नदी के रूप में। ठीक है। व्याख्या भी है कि नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावली नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। नेत्रावती नदी पश्चिमी घाट में स्थित गंगा मूल स्थान से निकलती है। तो नेत्रावती नदी को कहाँ है? ये कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा था कि ये एक चेरी है और एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी? ऑप्शन ए है सतारा, सेकंड है कन्नौज, थर्ड है अवध, फोर्थ है झांसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतारा। 1891 में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा के बारे में कहा था कि ये एक फल चेरी की तरह है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। कि हमारी व्याख्या भी है कि 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी के रूप में किया है और कहा है कि एक दिन हमारे मुंह में एक फल आकर गिरेगा। अंततः 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अनुरूप था, जिसके अनुसार कुशासन यानी कि बुरे शासन की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य पर कब्जा करने की अनुमति थी। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य का औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य के बारे में कहा था कि एक दिन ये चेरी की तरह और हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध के बारे में कब? 1851 में। और लॉर्ड डलहौजी ने शासन के आधार पर किसे अपनाया था? अवध को। किसके जब शासन कर रहा था? वाजिद अली शाह। कब? 7 फरवरी 1856। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए है 1938, सेकंड है 1939, थर्ड है 1941, फोर्थ है 1940। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने 1939 यानी कि 1939 में इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 1939 1939 में। वहीं 1948 में त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 18 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह शासन करने के बाद 1939 में इस्तीफा दिया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया। नेक्स्ट है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास किया गया। किसे भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, थर्ड है लॉर्ड माउंटबेटन, फोर्थ है लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध भारत प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया और उसका उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था और यह सफल प्रयास सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को
तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए क्युंग सेंग उमयद, थर्ड है ऑटोमन, फोर्थ है सासेनियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑटोमन। व्याख्या भी है तुर्की साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं और यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक और प्रमुख खलीफा था। इसका पूर्व अब्बासा और उम्मयद नाम से खलीफा रहे हैं। इससे के पूर्व अब्बासी और उम्मयद क्या रहे हैं? खलीफा रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध देश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ऑप्शन ए है लखनऊ पैक्ट 1916, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थर्ड है कि भारत में प्रवेश अधिनियम, थर्ड है भारत में प्रवेश अध्यादेश इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस 1914 और फोर्थ है गांधी इरविन पैक्ट 1931। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट 1916। व्याख्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का किया था फैसला और इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में उपाधि दी। कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में उपाधि किससे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दी थी? तो सरोजनी नायडू ने दी थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे हम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गीजर उष्णोत्स, ऑप्शन बी है रिसा हुआ जल, ऑप्शन सी है जलभृत और ऑप्शन डी है गर्म झरना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलभृत। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है जमा और इसे हम जलभृत के नाम से जानते हैं। व्याख्या भी है कि कुछ स्थानों पर जो भूजल है वो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है और इसे ही हम जलभृत के नाम से जानते हैं। जलभृत या जल स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र होता है और भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जट्टों के बीच जल भूजल को क्या कहते हैं? जलभृत कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है स्थित? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। गिलम ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में है स्थित और ये कुमाऊं हिमालय का है सबसे बड़ा ग्लेशियर। किसका? कुमाऊं हिमालय का। नेक्स्ट है कि कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। ऑप्शन ए है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन बी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और ऑप्शन डी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, व्याख्या भी है कि भारत की समय संरक्षण टाइम कीपर है, अर्थात भारत की समय प्रणाली की क्या करती है? निगरानी। ठीक है, और ये भारतीय मानक समय को भी बनाए रखती है। नेक्स्ट है कि भारत का थार मरुस्थल विश्व के सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिनकी जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। व्याख्या भी है कि थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला है रेगिस्तान जिनका जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है जिन्हें हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं? ऑप्शन ए है होमो उपज किस्म होमो इल्ड वेराइटी, ऑप्शन बी है संकर उपज किस्म हाइब्रिड इल्ड वेराइटी, थर्ड है हेटेरो उपज भिन्नता हेटेरो इल्ड वेरिएशन और फोर्थ है उच्च उपज वाली किस्म हाई इल्ड वेराइटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाई इल्ड वेराइटी। ठीक है, हरित क्रांति के संबंध में HYB जो है वो हाई इल्ड वेराइटी है जिसे चमत्कारी बीज भी कहते हैं। व्याख्या भी है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYB से तात्पर्य हाई इल्ड वेराइटी अर्थात उच्च उपज वाली किस्म है, इसे चमत्कारी बीज कहते हैं।
हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। इसे हम हरित क्रांति योजना के रूप में जानते हैं और हरित का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। तो HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उच्च उपज वाली किस्म, ठीक है। इसके साथ में क्या कहते हैं, चमत्कारी बीज भी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने कब की थी, 1960 में की थी। इन्हें क्या कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक। वहीं भारत में किसे कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है कि भारत का आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है NCDRC राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CCI प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई अगर बात करें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और वहीं इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे स्वर्ण स्मिथ, जो अंग्रेज थे, उससे पहले भारतीय जो थे वो CD देशमुख थे अध्यक्ष। व्याख्या भी है कि ये सुनिश्चित करने के लिए, और इसका लोगो है टाइगर विद पॉम ट्री, ठीक है, इसे याद रखना। व्याख्या भी है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने निगरानी की और सुनिश्चित किया कि GST के कार्यान्वयन के कारण व्यवसाय अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न हो। सभी GST मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को अब 1 दिसंबर 2022 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा निपटाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वयं शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्याख्या भी है एक राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वयं शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन ए है 2012 से 17, सेकेंड है 7 से 12, थर्ड है 2002 से 2007, फोर्थ है 1997 से 2002। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। व्याख्या भी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। इस पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। भारत में योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था जो भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए था जिम्मेदार। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को इसके आधार पर योजना आयोग को जो था वो लाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो वो 2007 से 2012 थी। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम की तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। योजना आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक और गैर विधानिक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है। और इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स
न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए है औद्योगिक सुधार, ऑप्शन बी है कर सुधार, थर्ड है भुगतान संतुलन का समायोजन, फोर्थ है राजकोषीय सुधार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन का समायोजन। व्याख्या भी है कि 1991 में आर्थिक नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा था। वो था ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो रिफॉर्म, सेकेंड था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, थर्ड था टैक्स रिफॉर्म, फोर्थ था फिस्कल रिफॉर्म, फोर्थ था मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, फिफ्थ था प्राइवेटाइजेशन। जबकि भुगतान संतुलन समायोजन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हिस्सा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 167। ये मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं उन्हें करता है परिभाषित। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 ये विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से है संबंधित। तो 167 किससे है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से। 162 किससे है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। 170 किससे है, ये विधानसभाओं की संरचना से। और 165 राज्य के महाधिवक्ता से है संबंधित। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें चाचा नेहरू कहते थे, बच्चों के प्रिय थे, इसलिए 14 नवंबर को इनकी जो जयंती है वो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याख्या भी है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। वह ढांचा सुझाया गया जिसके तहत संविधान के कार्य क्या करना है, आगे बढ़ना था। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, थर्ड है कि अनुच्छेद 344, फोर्थ है कि अनुच्छेद 345। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 यानी कि आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। तो 359 या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को करता है निलंबित। 356 ये संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा में है। 344 से राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, और 345 से राज्य की राजभाषा से है संबंधित। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था। ऑप्शन ए है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, थर्ड था भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्याख्या भी है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का था परिणाम। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या जो थी वो उभर कर सामने आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचांग में दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से क्या कर दिया गया था, हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है न्यूटन का श्वैनता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। लैक्टोमीटर है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी नियम पर कार्य करता है। व्याख्या भी है कि लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर करता है कार्य। लैक्टोमीटर से जो है वो दूध की शुद्धता को मापा जाता है और ये पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। ये शुद्ध दूध में तैरता है, जबकि दूध जो होता है वो अशुद्ध होने पर क्या कर जाता है, डूब जाता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता। इसमें दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित होता है और ये दूध में क्या करता है, तैरता है, जबकि जो मिल्क होता है वो अशुद्ध होता है तो ये क्या होता है, डूब जाता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, सेकंड है वाघुल समिति, थर्ड है शिवरामन समिति, फोर्थ है एल.एम. सिंघवी समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी समिति। व्याख्या भी है लेकिन लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, सेकेंड है मैग्नीशियम, थर्ड है सीसा, फोर्थ है टीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टीन। ठीक है, भोजन के डिब्बों यानी कैंस पर जिंक के इस्तेमाल के लिए जो है वो टीन का जो है लेप लगाया जाता है। व्याख्या भी है कि भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टीन धातु का लेप लगाया जाता है क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है जो भोजन में अम्ल या फिर क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे भोजन कैसा हो जाता है, जिससे भोजन हो जाता है जहरीला। नेक्स्ट है कि आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम फास्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आग के पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। व्याख्या भी है कि आग के पास अगर सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ देंगे तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है जिसका उपयोग सीने में जलन और एसिड अपच में राहत देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खाते में खर्च ना बढ़े। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हमें इनका क्या करना है, इकाई अंक गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है ये बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब CFL में किस धातु का वाष्प हो जाता है जो प्रकृति में विषैला होता है, तो वो पारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब एब CFL में पारा धातु के वाष्प का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में कैसा होता है, विषैला, और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। पारा श्वेत रंग की चमकदार द्रव धातु होती है। नेक्स्ट है कि सिवगमो मैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए सिवगनोमीटर का उपयोग हम रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमें इसका मान बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 810। नेक्स्ट हमें इसको ज्ञात करना है, बाई का ज्ञात करना है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें भी 7। नेक्स्ट है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3400। ठीक है, नेक्स्ट है कि चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है रिश्वत देना, ऑप्शन बी है परवाह न करना, थर्ड है बहुत पीटना और फोर्थ है आनंद मानना। चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत देना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि चांदी का जूता मारना यानी मुहावरे का अर्थ है रिश्वत को देना। नेक्स्ट है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। ऑप्शन ए है विद्यापति ठाकुर, सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ है हरिराम व्यास।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा की बात करें तो भारतीय आत्मा ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। व्याख्या भी है कि भारतीय आत्मा कवि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी कृति के लिए 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को रसा उपनाम से रचनाएं करते थे और विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है कि उर्मिले शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए उर्मिला प्लस ईस, ऑप्शन बी है उर्मिल प्लस ईस, थर्ड है उर्मिल प्लस एस, ऑप्शन फोर है उर्मिल प्लस एश। सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए उर्मिला प्लस ईस बराबर उर्मिलेश। व्याख्या भी है कि उर्मिलेश शब्द का सही संधि विच्छेद उर्मिला प्लस ईस होगा। यहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। यदि आ और आ के बाद ई या उ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर ए और अर हो जाते हैं। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय और महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से ही गुण स्वर संधि होता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है विषिक तीर इशु, सेकंड है निशित मध्यरात्र भाषर, थर्ड है कैवल्य निर्माण अपवर्ग, फोर्थ है अस्म प्रस्तर शिला। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी निशित मध्यरात्र और बाशर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्याख्या भी है कि निशित मध्यरात्र जो है वो रात के पर्यायवाची शब्द है, जबकि वाशर दिन का पर्यायवाची है। बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है तीर, सर, विषिक, आशुभ, सिलिमुख, नाराज और ईसु। रात्रि का होता है निशित, मध्यरात्र, यामिनी, त्रियामा, भिवावरी। दिवस का मतलब होता है दिन, दिवा, बासर, प्रवान, अहन। पत्थर का होता है अस्म, प्रस्तर, शिला और मोक्ष का होता है केवल्य, निर्माण, अपवर्ग, मुक्ति और सद्गति। ठीक है, तो बाण की बात करें तीर, सर, विषिक, अशुभ, सिलिमुख, नाराज, ईशु। रात्रि का निशिक, मध्यरात्रि, यामिनी, त्रयामा, भिवावरी। दिवस का दिन, दिवा, बाशर, प्रवान और अहन। पत्थर का अस्म, प्रस्तर, शिला और मोक्ष का केवल्य, निर्माण, अपवर्ग, मुक्ति और सद्गति। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द श्रुतिश्रम भिन्नार्थक शब्द नहीं है, तो वो थाती और थाती में है। इसका मतलब धरोहर निस्थिरता नहीं होता, जबकि स्वपच का मतलब चंडाल होता है। स्वपच का मतलब स्वयं भोजन बनाने। प्रवाल का मतलब होता है मूंगा। प्रवार का मतलब होता है वस्त्र। हुति का मतलब हवन और हुति का मतलब होता है बुलावा। व्याख्या भी है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म थाती थाती का सही भेद धरोहर स्थिरता नहीं है, जबकि सही भेद स्थिरता और धरोहर होगा। ठीक है, बाकी सब सही है, यानी थाती का मतलब स्थिरता और थाती का मतलब धरोहर होगा। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।